ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार अपडेट मिलते जा रहे हैं और एक दिलचस्प खबर, दिलचस्प या कहें शायद पहली बार ये नजर आई है इस चुनाव के दौरान। चुनाव में रायगढ़ से है ये खबर कि फर्जी मतदाता को पकड़ा है। कोतरा रोड पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि रोडीमर नगर का ये आरोपी बताया जा रहा है। दूसरे की पर्ची लेकर मतदान करने पहुंचा था और ये मतदान क्रमांक 178 में मतदान करने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही किस्मत खराब और ये मतदाता पकड़ा गया। और ये तीसरे चरण का चुनाव अभी चल रहा है। 5 बजे तक चुनाव मतदान होना है, चुनाव होना है, लेकिन ये तीसरे फेज में ये एक फर्जी मतदाता पकड़ा गया है। इसलिए कहा कि इससे पहले ये खबर देखने को सुनने को नहीं मिली ऐसी कोई भी खबर, लेकिन आज ये खबर कि फर्जी मतदाता जो 178 क्रमांक 178 में फर्जी वोट डालने के लिए जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही इसको धर दबोच लिया। और खबर भोपाल से मिल रही है। आलोक संजर ने भी पर्चा भरा है बतौर डमी कैंडिडेट। उन्होंने भोपाल सीट से नामांकन दाखिल किया है। सिटिंग एमपी भी वो हैं। साध्वी प्रज्ञा को उन्हीं का टिकट काटकर प्रज्ञा सिंह को टिकट दिया गया है, प्रज्ञा ठाकुर को। और उनके नामांकन दाखिले के बाद, प्रज्ञा के नामांकन दाखिले के बाद डमी कैंडिडेट के तौर पर आलोक संजर ने ये फॉर्म भरा और न्यूज़ 18 से खास बातचीत भी की। पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर यह फॉर्म भरा गया है। भाजपा जो निर्देश देती है उसका वो पालन करते हैं और विवाद ऐसा कोई नहीं है जिसके चलते प्रज्ञा सिंह को दिक्कत आए। प्रज्ञा ठाकुर के बाद भोपाल के मौजूदा सांसद आलोक संजर ने जो है अपना नामांकन यहाँ पे डमी कैंडिडेट के तौर पे भरा है। आप देख सकते हैं नामांकन अपना भरने के बाद बाहर आए। हमारे साथ आलोक संजर खुद मौजूद हैं। सर, डमी कैंडिडेट के तौर पे आपने नामांकन किया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व के निर्देशानुसार ही मैंने फॉर्म भरा है, क्योंकि एक हमेशा कोई भी दल लड़ता है, बड़ा दल चुनाव लड़ता है तो एक डमी कैंडिडेट भरा जाता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी सर? हमेशा भरते हैं। जब पिछली बार मैं लड़ा था तब भी एक डमी कैंडिडेट था। कैलाश जोशी जी लड़े, उसके पहले उमा जी लड़ी, उसके पहले दिग्विजय सिंह ने तो नहीं भरा। अब ये उनकी कोई अपना दल होगा, लेकिन हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी मुझे निर्देश किया है तो मैंने इसलिए फॉर्म भरा है। जानकार बताते हैं कोई जरूरत नहीं रहती भरने की। नहीं, जरूरत ना भी रहती हो, लेकिन मेरे को पार्टी ने निर्देशित किया तो मैंने भरा है। और मैं तो अभी भी अपील कर रहा हूँ कि मेरी बहन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी चुनाव लड़ रही है। हम अपना सर्वस्व लगाकर। आलोक संजर दूसरा विकल्प तो नहीं है? मैंने कहा ना, मैंने अपने बारे में कभी सोचा नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो मुझे निर्देशित करती है मैं उसका अक्षरशः पालन करता हूँ। क्योंकि 3 दिन प्रचार को हुए थे, उस दौरान कई विवाद भी सामने के, FIR भी दर्ज हुई। ऐसा कोई सा भी विवाद नहीं है जिसके कारण हम कह सकें कि कोई दिक्कत आने वाली है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूं। जो पार्टी निर्देशित करती है मैं उसका पालन। कांग्रेस ने जमानत को लेकर भी सवाल खड़े किए थे साध्वी के। मुझे पता नहीं, कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस अपने बारे में नहीं देखती है। कांग्रेस ने 70 साल देश में शासन किया, उसके बारे में नहीं देखती है। हमेशा दूसरों की तरफ देखती है। यदि कांग्रेस देश की तरफ देखती तो देश जाने कहाँ होता। और इसलिए हम सब आज देश एक प्रगतिशील राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हुआ है। ये कह सकते हैं साध्वी के पीछे चेहरा आलोक संजर का हो? नहीं, मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ ना। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कमल का फूल है, साध्वी का भी चेहरा कमल का फूल है और इसके अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं है। आलोक संजर का क्या टारगेट है? 3 लाख से ऊपर या फिर? निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि रिकॉर्ड टूटे और मुझे लगता है कि टूटेगा भी। क्यों टूटेगा? क्योंकि मैंने काम किया है, लोगों के बीच में मैं सतत रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता होगा कि जो मेरे घर आया हो और वहाँ से निराश होकर गया हो। और चुनाव तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन मेरे को ईश्वर की कृपा रही कि मैंने लोगों के दिलों को जीता है और मैं भोपाल के साथ जीवन भर रहने वाला हूँ। क्योंकि इस भोपाल की मतदाताओं ने मुझे जो दिया है इसके लिए मैं ऋणी हूँ और मैं ऋण चुकाऊंगा बिना दायित्व के भी, और जो ईश्वर का रहेगा बस। संजय जी, यदि स्थिति ऐसी बनती है तो क्या आप रहेंगे? भगवान न करे कोई ऐसी स्थिति बने, क्योंकि मेरे कारण किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, न मेरे कारण कोई परेशान हो। हम सब चाहेंगे कि ईश्वर ने जो निर्णय करा है उसका हम स्वागत करें। पार्टी ने जो निर्णय करा उसके लिए मैं अपना कटिबद्ध मानता हूँ, संकल्पित हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ भाजपा का काम करूंगा। बिल्कुल, ये थे आलोक संजर जो कि साफ तौर से कहना है पार्टी का जो आदेश था, जो निर्णय था उसको माना और यही कारण है कि उन्होंने डमी कैंडिडेट के तौर पे आज नामांकन किया है। कैमरामैन मनीष के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल।
और दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में माओवादी कमांडर को ढेर किया है। 5 लाख का इनामी नक्सली कमलू उर्फ शंकर ढेर हो गया है। फूलगट्टा जंगल में डीआरजी के साथ मुठभेड़ हुई। भैरमगढ़ एरिया कमेटी का मेंबर था कमलू। नक्सली के पास से 9 mm का पिस्टल भी बरामद हुआ है। तो बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। 5 लाख के इनामी नक्सली को पुलिस ने ढेर कर दिया है। नक्सली का नाम कमलू उर्फ शंकर जो ढेर हुआ। फूलगट्टा जंगल में डीआरजी के साथ इसकी मुठभेड़ हुई थी। भैरमगढ़ एरिया कमेटी का मेंबर था कमलू और इस नक्सली के पास से 9 mm का पिस्टल भी बरामद। तो बड़ी खबर दंतेवाड़ा से बता दें, फुलगट्टा के जंगल में डीआरजी के साथ मुठभेड़ हुई है और कमलू 5 लाख का इनामी ये बताया जा रहा है। इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस स्तर का, किस कैडर का ये नक्सली है और लंबे अरसे से इसकी तलाश थी। कई गंभीर मामलों में ये वांटेड था और फूलगट्टा के जंगल में मुठभेड़ हुई है। डीआरजी और डीआरजी के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स है उसका भी कोऑर्डिनेशन, एक जॉइंट ऑपरेशन ये है। और न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद्रोता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, चुनावी सीजन, चुनाव के ठीक पहले का घटनाक्रम और उसके बाद ही गिरफ्तारी। प्रकाश जी, देखिए, जिस हिसाब से इस घटना को आज अंजाम दिया गया है, निश्चित रूप से कहा जाएगा इससे सुरक्षा बलों के मनोबल ही बढ़ेंगे, क्योंकि दंतेवाड़ा में ही भीमा मंडावी जो विधायक थे, एकमात्र बीजेपी विधायक थे, उनको माओवादियों ने विस्फोट करके उड़ा दिया था। उनके काफिले को, उनकी गाड़ी को जो बुलेट प्रूफ था, और उसके बाद पुलिस वालों का थोड़ा मनोबल गिरा हुआ था। और आज जो भैरमगढ़ के कमेटी जो मेंबर है, बड़ा कमांडर है कमलू, जो शंकर के नाम से भी जान, जिसके सर पर 5 लाख का इनाम सरकार ने रखा था, आज वो के साथ यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोर्स के साथ उसका मुठभेड़ हुआ और उसी में उसको माओवादियों ने उस माओवादी कमांडर को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया और उससे एक 9 mm का पिस्टल भी बरामद हुआ है। और बाकी एरिया में सर्चिंग जारी है ताकि पता चले और कौन कौन है, क्या है। और इस जो मूवमेंट का खबर जब दंतेवाड़ा के एसपी पल्लव को मिला तो उन्होंने ही इसके पूरे व्यूहरचना किए थे, किस तरह से ऑपरेशन किया जाए और किस तरह से किया जाए। और उसी बीच में ये गोलीबारी होती है और उसके बाद सुरक्षा बलों ने मार गिराते हैं। और डीआरजी मूलतः जो इलाके में आइदर पहले से माओवादी रह चुके हैं या वो युवा जो इलाके को अच्छे से जानते हैं, उन्हीं को लेकर डीआरजी का बटालियन गठन हुआ है और उन्हीं के जवानों ने इस घटना को आज अंजाम दिया है। जी ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जाएगा। इससे पहले एक और कमांडर को ढेर करने में कामयाबी हासिल हुई और जैसा कि जिक्र कर रहे थे प्रकाश जी कि भीमा मंडावी की मौत के बाद जो एक मनोबल गिरा हुआ था वो कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है। और इन सब के बीच चुनाव का जो माहौल बना हुआ है पूरे देश में, वो भी बड़ा मायने रखता है। बिल्कुल। चुनाव में इससे पहले के 2 चरण के चुनाव जो थे उसमें चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी हुई थी, क्योंकि नक्सली वो एरिया था। और उस वक्त भी पिछले चरण के चुनाव में भी कोशिश नक्सलियों ने की, लेकिन नाकाम उनकी कोशिश हुई। लेकिन आज ये अच्छी खबर कि इनामी नक्सली, 5 लाख का इनामी नक्सली जो था उसको पुलिस बल ने ढेर कर दिया है। और हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती, बीजेपी नेता, बीजेपी प्रवक्ता, वो भी जुड़ गए हैं। साथ ही सुशील आनंद, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और राजीव जी, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि तस्वीरें हम भी जगह जगह की दिखा रहे हैं और यही देखने को मिल रहा है कि लोगों में तो बहुत उत्साह है, तो लोगों का ये उत्साह देख के कितनी उम्मीदें जगती हैं आपकी? मुख्य तौर पर ये जो लोगों का मूड रहता है, लोकसभा के चुनाव अमूमन थोड़ा ठंडा से मूड रहता है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा जाता है, स्थानीय मुद्दे उतने हावी नहीं रहते। लेकिन बड़ा आश्चर्यचकित हूँ मैं, इतनी तपती धूप में भी जहाँ 44 डिग्री का तापमान छू रहा है, उस तापमान के बावजूद भी लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और एक दूसरे को अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि वोट देने जाना जरूर है। उसमें सोशल मीडिया के साथ साथ जो टीवी मीडिया है
उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, मतदान का एक जोश है। और उस जोश के पीछे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है, ऐसा मुझे लगता है कि एक अंडर करंट चल रहा है गांव-गांव में, शहर में, मोहल्लों में, छोटे छोटे बस्तियों में। तो मैं तो चूंकि कार्यकर्ता हूं, मैं जाते भी रहता हूं, तो ये बड़ा ही शुभ संकेत है, जीते कोई भी। लेकिन लोकतंत्र की पहली ये जीत है, जो लोगों में इतना उत्साह हो रहा है, लोग इतने वातावरण में, इतनी गर्मी के बावजूद भी लोग घरों से निकल कर वोट दे रहे हैं। एक भारत के लोकतंत्र, बतौर जमीनी कार्यकर्ता आप उस अंडर करंट को महसूस कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। अशरफ हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ, बहुत शॉर्ट में क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास, क्या कुछ तस्वीर आपके पास, और फिर कुछ सवाल रहेंगे। राजीव जी, सुशील जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशरफ, क्या कुछ अपडेट? देखिए ललित, क्योंकि समय अब बहुत कम रह गया है, इसी वजह से जिन लोगों ने वोट नहीं किया था वो लोग लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर आने वालों का भी तांता लगा हुआ है और उसी रेशियो में वापस भी जा रहे हैं। मेरे साथ ये यंग वोटर्स है, इन्होंने वोट डाला है पहली बार। आपका नाम क्या है? ऋतु देवांगन। ऋतु, किन मुद्दों पर और चुना है आपने, वोट दिया है? जिसको भी आपने वोट दिया है, क्या सोच के दिया है, किन मुद्दों पर दिया है, बताइए। मोदी को आपने, तो मोदी को वोट क्यों दिया? क्या देखा, क्या कर सकते हैं हम प्रधानमंत्री? बोलिए, आप बताइए। आप हैं अभी यंग वोटर है, तो आपके जो मुद्दे हैं वो क्या है? किन मुद्दों के आधार पे आप अपने सांसद या सरकार को चुनने जा रही हैं? वैसे तो मोदी ने ऐसा बहुत सारा काम किया है हमारे पक्ष के लिए, तो हमें ज़रूरी है मोदी जैसे मंत्री को चुनना। क्या है, हमारी सुरक्षा के लिए आगे वो जैसा अभी काम कर रहे हैं वैसे आगे भी काम करते रहे। थैंक यू। तो ललित, यहाँ पर देखिए जो यंग वोटर्स हैं उनका मतलब ये है कि सिर्फ मोदी को हमने वोट दिया है, वो क्यों दिया है, क्या मुद्दे हैं उसका नहीं, लेकिन बस एक भावना जरूर है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, जो बीजेपी का नारा उसी के मुताबिक ये लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन जो हकीकत है या वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा, उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। जी ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि अशरफ, आखिरी वक्त भी चल रहा है, अशरफ बहुत सारे लोगों से बात भी करना चाह रहे हैं। धन्यवाद अशरफ आपका इस तमाम बातचीत के लिए, और जो यंग वोटर्स आपके साथ जुड़े उनका भी धन्यवाद। और राजीव चक्रवर्ती जिसे हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने अंडर करंट का जिक्र किया, वो शायद इसी अंडर करंट का जिक्र कर रहे हों। कई सारी चीज़ें होती हैं वो मुमकिन बना देती हैं। चलिए राजीव चक्रवर्ती के पास मैं आ रहा हूं, आपकी मुस्कुराहट के साथ आ रहा हूं। ठीक है, हार जीत इन सब में मैं नहीं जाना चाहूंगा। जब आर्थिकी के आंकड़े आपके पास थे, जब बताने के लिए बहुत सारे काम आपके पास थे, आप इस जज्बाती मुद्दे के साथ मैदान में आए, कोई खास वजह? देखिए, राष्ट्र का मुद्दा तो जज्बाती रहता ही है जी। एक दुर्भाग्यपूर्ण, मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन कहने के लिए विवश हूं कि जो पुराने जो बुजुर्ग जो सेना में रह चुके थे वो कहते थे कि आयुध नहीं है, एक निराशाजनक स्थिति थी। तो कहीं न कहीं कि उसके बाद से जिस प्रकार से काम हुआ है, रक्षा पंक्ति में जो खुशी की लहर दौड़ी है और जो रक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय प्रगति, और मैं कहना चाहूंगा कि जो छठे स्थान पायदान पर जो भारत है आज आर्थिक रूप से, तो कहीं न कहीं से ये वही कहना चाह रहा हूं, जब उपलब्धियां सारे मुद्दों के अलावा हम, तो आप जज्बातों को कैश करने क्यों निकले? वही मेरा कहना है। सेना तो हमेशा से हमारे गर्व और गौरव का विषय रही। ये जज्बात, ये सबके जज्बात हैं। ये मेरा जज्बात, ये आपका जज्बात है। राष्ट्र के गौरव के आगे कुछ नहीं होता, ये जज्बात अपने आप बनता। हमने इस जज्बात को फैलाया नहीं कि राष्ट्र के गौरव गान की अच्छी बात ये अपने आप होता है। फिर क्या बात है कि आपके सारे स्टार प्रचारक 71 में भी जब 15 मिनट कांग्रेस और उसमें से 8 मिनट राहुल गांधी उनको वक्त देते हैं। ये जरूर, ये हमारी रणनीति है, ये आक्रामक रणनीति है कि हम जो विकल्पों के बारे में बताएं। एक तरफ राहुल गांधी, राहुल विंची है जो अपनी नागरिकता अभी तक स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो भारत के नागरिक हैं कि 18 लाउड मैटन के लंदन के नागरिक। आयोग ने मान लिया, तो ये लोगों को जानना चाहिए। आयोग ने मान लिया, छोड़ दीजिए, आयोग ने मान लिया है, ठीक है। और सुशील आनंद साहब भी हमारे साथ हैं। आनंद साहब, आपने देखा, लोगों का रिएक्शन आपने देखा। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं न नतीजों पे बात कर रहा हूं न इन सब चीजों पे बात कर रहा हूं। आपके पास मैं आ रहा हूं आनंद साहब, इसी मुद्दे को लेकर आऊंगा, आतंकवाद बनाम नक्सलवाद। इस वक्त हमें न्यूज रूम का रुख करना होगा। अभिषेक कुछ खास जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
ओवर टू यू अभिषेक। हम इस मैजिक वॉल में है और बताने की कोशिश करेंगे। आज तीसरे चरण का मतदान है, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न हो जाएगा तीनों चरण का। ये मेरे सामने छत्तीसगढ़ का मैप है और 2014 की क्या स्थिति थी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भगवा रंग में छत्तीसगढ़ पूरा रंगा हुआ है। ये एक सीट है जो नीले रंग में नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ से एकमात्र सीट जीत पाई थी, दुर्ग सीट है। वोटिंग प्रतिशत पे आप नजर डाल लें, 47% वोट पिछली बार बीजेपी को मिले थे छत्तीसगढ़ में, 37% कांग्रेस के पास थे, यानी 10% का मार्जिन था। और सबसे खास बात 15% जो है वोट प्रतिशत अदर्स के पास था, यानी किसी और पार्टी के पास था। अदर्स में बसपा भी आती है और कुछ निर्दलीय भी आते हैं यहाँ पर। चलिए आपको बता देते हैं कि स्थिति यहाँ पर क्या है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसान कार्ड खेला है कांग्रेस ने, उसके बाद सरकार उनकी बनी है और एक बार फिर से मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ लेकर यहाँ पर राहुल गांधी आए हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ में इसका असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव का, उनके मैनिफेस्टो का? इसके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। रूरल सीट पे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में दरअसल रूरल सीट कितनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन तमाम सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है रूरल सीट पर। तो आप समझ सकते हैं अगर ग्रामीण इलाकों में असर रहा कांग्रेस का या उनके मैनिफेस्टो का, तो ये भगवा रंग यहाँ पर बदल भी सकता है। शहरी वोटर और ग्रामीण वोटर, दो प्रकार के वोटर इस वक्त छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं, जिनके अलग अलग मुद्दे हैं, जिनकी अलग अलग सोच यहाँ पर है। इसीलिए ये बहुत अहम यहाँ पर हो जाता है कि मतदाता क्या सोचता है, यहाँ पर किस प्रकार मैनिफेस्टो में बात करता है। और तीसरे फेज की बात कर ले, आज की हम यहाँ पर बात कर ले कि क्या स्थिति यहाँ पर थी। तीसरा चरण में यहाँ पर तीसरे फेज में ये आप सीटें देख रहे हैं, बीजेपी के पास 3 सीट थी जो कि आज यहाँ पर है और इन सीटों में से तमाम स्थिति कुछ इस प्रकार की बनी है। चलिए रूरल को हटा देते हैं यहाँ से और ये आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया जो भगवा यहाँ पर नजर आ रहा है, ये सभी सीटें 6 सीटें यहाँ पर बीजेपी के पास थी, 1 कांग्रेस के पास थी। और वोटिंग प्रतिशत भी आप देख लीजिए, 46.21% बीजेपी के पास था, 36 लगभग 10 कम कांग्रेस के पास था और 17 अदर्स के पास यहाँ पर भी है। तो अदर्स का रोल बड़ा अहम होगा कि ये वोटर इस बार किसकी ओर जाते हैं। यहाँ पर 1 सीट कांग्रेस के पास यहाँ पर थी। तो ये तीसरे चरण का ये पूरा समीकरण यहाँ पर समझ सकते हैं आप। सरगुजा सीट है, यहाँ विधानसभा में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिल पाई, लेकिन बीजेपी के पास लोकसभा में ये सीट थी। अब मुद्दे लोकसभा और विधानसभा में कितने मैच कर पाते हैं, कितने अलग अलग होते हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर तय करेंगी, डिसाइडिंग फैक्टर होंगी कि इस बार कांग्रेस या बीजेपी। इन तमाम सीटों पर आप देख रहे हैं, एक बिलासपुर को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी सीटों पर डोमिनेट कर रही है कांग्रेस बीजेपी को विधानसभा के हिसाब से। तो विधानसभा में यहाँ पर कांग्रेस आई थी, लेकिन क्या लोकसभा में भी वो प्रदर्शन दोहरा पाएगी? अगर दोहराती है तो ये पूरा रंग यहाँ पर बदल सकता है और यहाँ से लेकर तमाम तरह भगवा रंग फीका पड़ता नजर आ सकता है। हालांकि अलग अलग दावे हैं। सबसे खास बात जो कांग्रेस के पास ये सीट आप देख रहे हैं, ये दावे कितने सही होते हैं, ये भगवा रंग ही देखने को मिलेगा या फिर इसमें कुछ तब्दीलियां आती हैं, ये तो 23 मई को ही इसका खुलासा हो पाएगा। हमारे मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, आप बने रहे हमारे साथ। चर्चा लगातार जारी है, वक्त है ब्रेक का।